हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आज लास्ट डेट है 31 मार्च 2025 और इसके बाद का जो ईयर स्टार्ट होगा दोस्तों वो आपकी असेसमेंट ईयर होगी, जिसमें कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे। विच मीन्स कि फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 में जो भी इनकम आपने किया हुआ है उसकी ITR आपको 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 के बीच में फाइल करनी पड़ेगी। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि आपको गिफ्ट वाले आइटम्स रिसीव हुए हैं तो कहाँ तक ये टैक्स फ्री हो सकता है और कब आपको टैक्स पे करना होगा और उस टैक्स को आप कैसे बचा सकते हैं, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो गिफ्ट में आपको क्या क्या चीज़ें रिसीव हो सकती हैं। इनकम टैक्स के लॉ के अनुसार आपने कैश रिसीव किया हो, नेक्स्ट यहाँ पे लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट, विला, अपार्टमेंट किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया है और 1 रुपया भी आपने उसको नहीं दिया, 100% फ्री है, जिसको कि इनकम टैक्स के लैंग्वेज में इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब किसी ने आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन। थर्ड यहाँ पे है कि भाई लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट, विला, अपार्टमेंट ये तो आपको गिफ्ट किया गया, लेकिन आप लव के चलते या फिर अफेक्शन के चलते आप फ्री में लेना आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, तो आपने क्या किया, जितनी उसकी वैल्यू है ना उससे बहुत कम एक नॉमिनल अमाउंट आपने क्या कर दिया, उस पर्सन को पे कर दिया जिसने कि आपको गिफ्ट किया हुआ है। हाँ, उस पर्सन की कोई इंटेंशन नहीं थी कि आपसे कुछ पैसे वो ले इसके बदले में, लेकिन आपको ये ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए आपने कुछ पैसे आप उसको हाथ में दे दिए। नेक्स्ट यहाँ पे है कि ज्वेलरी हो सकता है, शेयर्स हो सकता है, किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, पेंटिंग हो सकता है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे मूवेबल एसेट्स हो सकते हैं जो कि आपको गिफ्ट में रिसीव हो सकते हैं। जो पर्सन यहाँ पे गिफ्ट दे रहा है क्या उसे टैक्स देना है या फिर जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसे टैक्स देना है। तो जो पर्सन गिफ्ट कर रहा है उसको तो यहाँ पे टैक्स देना ही नहीं, क्योंकि ये पर्सन चाहे कैश हो, लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट हो या फिर जितने भी एसेट्स है जो कि उसने क्रिएट किए हुए एक टाइम पे, वो ऑलरेडी उस इनकम पे टैक्स दे चुका होता है। ठीक है, इसलिए इनकम टैक्स में बोला जाता है कि आप यदि किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो आप मेक श्योर कर लें कि भाई आपका इस पे ऑलरेडी टैक्स पेड है गवर्नमेंट को। ठीक है, अब जिस पर्सन के हैंड में रिसीव हो रहा है उसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जब ये सारे एसेट्स उसके इनकम में जाकर के जुड़ेंगे तो क्या उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों सेक्शन 56(2)(10) इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में स्पेसिफाइड है। यहाँ पर यह है कि यदि आपको किसी ने कैश में गिफ्ट किया हुआ है, पैसा दिया हुआ है, तो 50,000 रुपये तक का जो भी गिफ्ट है वो क्या है, टैक्स फ्री है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो पर्सन आपको गिफ्ट दे रहा है उसको भी ये लिमिट याद रखनी चाहिए कि सेक्शन 269 ST के अनुसार आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ही कैश में किसी को आप गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 50,000 रुपये तक का कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं लगने वाला है। 50,000 रुपये के ऊपर जब जाएगा तो जो पर्सन रिसीव कर रहा है, जो रेसिपिएंट है, जो डोनी है, उसके इनकम में ये जाकर के कैश जुड़ जाएगा, वो इनकम माना जाएगा और स्लैब रेट के अनुसार उसको टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरीके से लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट, विला जिसके लिए कि आपने 1 रुपये भी पे नहीं किए गए, यहाँ पर भी दोस्तों 50,000 रुपये तक की बेनिफिट आपको मिलती है, वो भी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू की। मतलब जब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है तो उस टाइम पे आपको स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, वो टैक्स स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के अनुसार ही निकल के आता है और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सर्किल रेट के अनुसार कैलकुलेट की जाती है। तो दोस्तों सेक्शन 50C का रूल फॉलो करना स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के लिए। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू यदि इस प्रॉपर्टी की 50,000 रुपये तक है तो उस केस में कोई भी टैक्स आपके हैंड में नहीं लगने वाला। इसके ऊपर यदि जाएगी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो उस केस में वो आपके इनकम में जुड़ जाएगी और आपको उसके अनुसार टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि यदि आपने इस लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट के लिए कुछ नॉमिनल अमाउंट आपने पे कर दिया है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में से जो अमाउंट आपने पे किया उसको माइनस कर दिया जाएगा और डिफरेंस यदि 50,000 रुपये तक आता है तो भी टैक्स आपको नहीं देना है। नेक्स्ट यहाँ पे ज्वेलरी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, पेंटिंग, तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पे काउंट की जाती है। तो फेयर मार्केट वैल्यू यदि इन एसेट्स की 50,000 रुपये तक है तो भी टैक्स नहीं लगेगा। अब यदि किसी ने आपको लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट, विला दिया हुआ है, गिफ्ट किया हुआ है और आपने उसके लिए कुछ नॉमिनल अमाउंट पे किया हुआ है,
तो मैंने आपको बताया कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में से जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं उसको आप माइनस कर दीजिए। दोनों का डिफरेंस 50,000 तक यदि आता है तो कोई टैक्स नहीं पे करना है, उसके ऊपर जाएगा तो आपको पे करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मान लीजिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ रही है प्रॉपर्टी की 2 लाख रुपए, अमाउंट आपने पे कर दिया 80,000 रुपीज़ का, तो बैलेंस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी आई 1,20,000 की आई। तो ये क्या कर रहा है 50,000 रुपीज़ के ऊपर क्रॉस कर रहा है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2 लाख की है और आपने अमाउंट पे कर दिया 1,60,000 का, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी आएगी 40,000 की आएगी, 50,000 से कम आ रहा है तो उस केस में टैक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो रूल बताया गया है क्या ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल है? क्या सभी लोगों को ये लिमिट जब क्रॉस करेगी तो सभी लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा सेक्शन 56(2)(10) के अनुसार? तो यहाँ पे इनकम टैक्स में कुछ ऐसे पर्सन को स्पेसिफाइड किया गया है, यदि ये पर्सन गिफ्ट करते हैं किसी दूसरे पर्सन को तो उस केस में टैक्सेबल नहीं होगा। और मेनली ये लोग जो हैं वो रिलेटिव हैं, तो एक जो डोनर है जो गिफ्ट करने वाला है वो पर्सन क्या है रिलेटिव हो सकता है आपका, जैसे कि आपका स्पाउस हो सकता है या फिर आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो सकते हैं, या स्पाउस के ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स के ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं, मतलब कि आपके चाचा और चाची हो सकते हैं, या फिर पेरेंट्स इन लॉ हो सकते हैं, सास ससुर हो सकते हैं। इसके अलावा लीनियर असेंडेंट्स और डिसेंडेंट हो सकते हैं आपके या फिर आपके पेरेंट्स के हो सकते हैं, जो कि इसमें रिलेटिव में इंक्लूड किए गए। तो यदि ये रिलेटिव्स आपको कैश दे रहे हैं या लैंड बिल्डिंग विला अपार्टमेंट गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ज्वेलरी है, शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स आपको गिफ्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप जो यहाँ पे खड़े हैं आपके इनकम में कुछ भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, मतलब आपको 1 रुपये का टैक्स नहीं देना है। दोस्तों इन लोगों को छोड़कर यदि कोई दूसरा पर्सन आपको गिफ्ट कर रहा है, जैसे आपका कोई फ्रेंड हो गया, उसने आपको कैश में पैसे दे दिए, भाई कह दिया कि हाँ तुमको हम गिफ्ट कर रहे हैं, उसने आपको 1 लाख रुपए दे दिए, तो उस केस में तो वो इनकम मान लिया जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। या फिर कोई फ्रेंड आपका है उसने आपको बोल दिया कि हम तुमको ज़मीन दे रहे हैं, हम तुमको जो है बिल्डिंग दे रहे हैं, वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि आजकल ज़मीन और जायदाद के लिए क्या क्या मतलब ज़मीन जायदाद के लिए व्यक्ति किसी भी हद तक चला जा रहा है, तो गिफ्ट तो बहुत दूर की बात है। लेकिन दोस्तों जस्ट एग्जांपल के लिए, तो इन लोगों को छोड़कर यदि कोई दूसरा पर्सन करता है तो वो आपके हैंड में टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि मान लीजिए किसी पर्सन की मैरिज है, ठीक है, जिसको कि यहाँ पे गिफ्ट मिलता है, भाई मैरिज में लोग गिफ्ट करते हैं और उसमें पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं, नॉन रिलेटिव भी होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी पर्सन डोनर हो सकता है। यदि आपके मैरिज में आपको उसने गिफ्ट किया हुआ है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि विल के अंडर में, यानी विल ऑफ सक्सेशन, अपने जीते जी वो क्या कर रहा है, अपनी ज़मीन, मकान, दुकान, ठीक है, कैश, सब कुछ लिख दे रहा है कि भाई मेरे मरने के बाद ये सारी संपत्ति इनकी हो जाए, ठीक है। अब वो क्या कर सकता है, अपने व्हील ऑफ सक्सेशन में रिलेटिव को भी कर सकता है या फिर कोई फ्रेंड को कर सकता है, किसी चैरिटी में, किसी संस्था को दान में दे सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के भी केसेस में इसकी कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं ली जाएगी, तो रेसिपिएंट के हैंड में टैक्सेबल नहीं होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि यदि मान लीजिए कि ये पर्सन डेथ कर जाता है, ठीक है, डेथ कर जाता है, तो जो इनहेरिटेंस है, यानी कि यहाँ पे कोई भी पर्सन डोनी हो सकता है, भाई ठीक है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं या फिर खुद वो पर्सन हो सकता है, स्पाउस होता है, किसी के हैंड में भी वो विरासत में यदि वो संपत्ति मिल रही है, ठीक है, कैश मिल रहा है, तो वो भी इन पर्सन के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं इनकम टैक्स लॉ में, जिसमें कि गिफ्ट यदि की जा रही है प्रॉपर्टी या कैश, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, इस रेसिपिएंट के हैंड में टैक्सेबल नहीं होने वाला है, मतलब 0 टैक्स देना है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो डोनर है उसको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिछले कुछ सालों में ITR की स्क्रूटनी कर रहा है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स प्लानिंग करने के लिए इस प्रकार के काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र डोनर के ऊपर पड़ती है कि क्या डोनर ने इस एसेट्स के ऊपर या फिर जो कैश में उसने पेमेंट किया उस पर वो टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका है कि नहीं, ठीक है। उसमें स्क्रूटनी हो सकती है ITR की, डोनर से क्वेश्चनिंग की जा सकती है, इसलिए डोनर को वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ सकता है यदि उसने ह्यूज अमाउंट कैश में किसी को गिफ्ट कर दिया है, ठीक। अब यहाँ पे जो पर्सन जिसको कि गिफ्ट में पैसे रिसीव हो रहे हैं या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हो रही है, इनकम टैक्स रिटर्न में आपको उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है।
ठीक है। अब ऐसे केस में यदि आप उसको दिखा देते हैं कोई बड़ा अमाउंट है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सवाल कर सकता है भाई किससे आपको ये मिला है। तो वहाँ पे जब आप नाम लेंगे कि हाँ हमें जो है हमारे पेरेंट्स से, हमारे ब्रदर सिस्टर से या हमारे हस्बैंड से मिला है हमको, तो यदि वो पर्सन जीवित है तब तो वो पूरी इंक्वायरी उसकी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो डोनर है जो कि लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट, अपार्टमेंट, विला या शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स को अपने जीते जी ही वो क्या कर रहा है कि अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट कर दे रहा है, उस केस में क्या डोनर को कोई टैक्स देना पड़ेगा? क्योंकि अल्टीमेटली जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है तो उस समय कैपिटल गेन टैक्स निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, विदाउट एनी कंसिडरेशन या फिर बहुत ही लिमिटेड कंसिडरेशन के साथ प्रॉपर्टी क्या की जा रही है, गिफ्ट में दी जा रही है। तो ऐसे केस में क्या एक डोनर को यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा? तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप गिफ्ट कर रहे हैं उस पर्सन को, तो आपके हैंड में कोई भी कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे नहीं आने वाला है। जिस पर्सन को ये लैंड, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, विला मिल रहा है, यानी कि जो डोनी है, जो कि आपका रिलेटिव है, ठीक है, जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशन है, उसको मिल रहा है, यदि इस पर्सन ने इन एसेट्स को सेल आउट कर दिया हुआ है तो उस केस में कैपिटल गेन टैक्स इस पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा और उसको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इस कैपिटल गेन को भी आप सेव कर सकते हो। सेव करने के लिए इनकम टैक्स में आपको दो सेक्शन मिलते हैं, सेक्शन 54F, सेक्शन 54EC। सेक्शन 54F में ये है कि आप जितने की प्रॉपर्टी आपने बेची हुई है, शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स को आपने सेल आउट किया हुआ, नेट सेल वैल्यू उसको आप किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में यदि इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप उसका एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 54EC में भी है कि आप किसी कंपनी के बॉन्ड में आप पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। किसी कंपनी का मतलब हो गया इससे कि NHI हो गया, REC हो गया, PFC हो गया, ठीक है, 4 कंपनीज हैं जिनके बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपका ये कैपिटल गेन सेव हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है, अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।